बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 200 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में कहा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब आपको अगर मैं बताना चाहूँ कि हाउ डू यू डिफाइन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को भी हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बोले तो मेरे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से आपकी दो चीजें आ रही हैं, एक हाइड्रोजन आ रहा है और एक कार्बन आ रहा है। जब हम इन दोनों की स्टडी करते हैं तो सिंपलीफाई हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बोले तो मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, हम लोग उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन एक और तरीके से भी बना सकते हैं, जहां पर हम स्टडी करते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की। किसकी स्टडी करते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की। बोले तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इसकी स्टडी करते हैं, तो सिंपल आप लोग इसे भी क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको भी आप लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। सेकेंड, आप ये मतलब कि इसकी डेफिनेशन बन सकती है, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, जहां पर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऐसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले ये होता था कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट से कैसे, ग्लूकोज की फॉर्म में, और एनिमल से कैसे, यूरिया की फॉर्म में। सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो इन दो चीज, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी जो काफी 1850 में, जो कि जे बर्जीलियस ने दी थी। इसमें बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के मतलब के लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही ये एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सके ऑर्गेनिक कंपाउंड को। लेकिन वोलर ने आके इस थ्योरी को गलत कर दिया। वोलर ने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप लोगों के पास है NH4 फॉर्मूला याद रखिएगा, CNO, इसको उसने क्या किया, वोलर ने बॉयल कर दिया। बोले तो वोलर ने इसे क्या कर दिया, बॉयल कर दिया। ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, सही है। वोलर ने इसे क्या कर दिया, बॉयल कर दिया, और ये ब्रेक हो गया NH2। ध्यान से समझिएगा, NH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर साइड में क्या है, NH2। ये क्या था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसे बॉयल करके क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप सिंप्लीफाई यूरिया भी कहते हैं। अगर हम इसकी नोमेनक्लेचर करें तो दोनों साइड रेडिकल लगा हुआ है, और ये हमें किसका फॉर्मूला दे रहा है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर भी रेडिकल और यहाँ पर भी रेडिकल, ये हमें कीटोन का फॉर्मूला दे रहा है। नहीं तो उसे मैं डाई अमाइन कीटोन्स भी हम सिंपल इसे कह सकते हैं, सही, जो यूरिया है। सो ये थ्योरी गलत हुई थी, ये वोल्डर ने आके गलत की थी 1825 के अंदर। क्लियर है मेरा बच्चा, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है तो बाकी आप सब क्लियर कर लेंगे। तो याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी है हाइड्रोकार्बन की, और उसके क्या है, डेरिवेटिव्स की स्टडी है। क्लियर है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जिसको हम एक्सक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पार्ट नहीं है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो कौन कौन से मैम, एक तो इसमें कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक्सेप्ट करता है, ये कार्बन है इनके अंदर, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ये चीज आपने याद रखनी है। कार्बोनेट्स CO3-2, तो ये भी जो कार्बोनेट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे सिंप्लीफाई आप मार्बल भी कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। उसके बाद बाय कार्बोनेट HCO3-1, तो ये भी आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे कि सोडियम बाय कार्बोनेट हो गया, जिसे आप सिंप्लीफाई बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई होप। उसके बाद आप लोग पास कार्बाइड, कार्बाइड क्या होते हैं, कार्बन प्लस मेटल, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्प्लेट कंटेनिंग अ कार्बन, तो वो आप लोगों के पास के कार्बन, बाकी अल्केन्स, अल्कोहल, ये सारे आते हैं। बोले तो मैम अल्केन क्या होता है, अल्केन का फॉर्मूला क्या है बेटा, CnH2n+2। इसमें भी तुम अपने आप को मारोगे सही, ये अल्केन। अल्केन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है मैम, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बोले तो मैम सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं अल्कोहल। अल्कोहल को आप कैसे लिखते हैं, ROH, दिस इज कॉल्ड योर अल्कोहल। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, मैम कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O बच्चा, OH, और एक साइड आपके पास क्या हो जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। सिंपल। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन कार्बोनेट्स अभी मैंने आपको बताई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं। कौन कौन से कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, कार्बाइड,
उसके बाद ये जितने भी हैं ये आप लोगों के पास एक्सक्लूड नहीं होते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सो ये आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। अगर स्टूडेंट्स हम आगे चलना चाहें तो यहाँ पर कहा जा रहा है बिफोर द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर बिलीव टू द प्रोड्यूसेबल ओनली थ्रू अ, यानी कि 18th सेंचुरी से पहले ये बिलीव करते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से होते हैं। तो ये कौन सी थ्योरी थी, ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। ये कहते हैं ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन आगे जाके मैंने आपको बताया कि ये वॉलर ने रिजेक्ट की थी, सही, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी हेल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट ओनली मेड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है विच फर्स्ट साइंटिस्ट द यूरिया इन लेबोरेटरी, सबसे पहले जो यूरिया लेबोरेटरी में साइंटिसाइज किया था, डिस्प्रूव द वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया था, डिस्प्रूव किया था। वो भाई कौन था इतना सुहाना, वो था फ्रेडरिक वॉलर। उसे 1828 में जर्मन केमिस्ट था जिसने अमोनियम साइनाइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसको उसने बॉयल किया और यूरिया में से कन्वर्ट किया जो कि था ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट, और इस वजह से हम इसे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। 1828 में जो रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी, क्लियर है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5, उसमें कहा जा रहा है कि वॉलर साइंटिसाइज द यूरिया, वॉलर ने यूरिया को साइंटिसाइज किया, हीट कौन से कंपाउंड को हीट किया, ये बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि हीट किया किसको, अमोनियम साइनाइड, जो कि आपको मैंने बताया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, बोले तो मैम एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लियर है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। अब यूरिया को आप ना सिंप्लीफिकेशन में आप ऐसे लिखते हैं, सही, NH2 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 ऐसे लिखते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों ये कॉम्बिनेशन में भी दिया होता है, तो आपने घबराना नहीं है, सही, घबराना नहीं, कभी कभी किस फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता है, तो आपने हर जगह से प्रिपरेशन लेना है। यूरिया इज टाइपिकली द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक्सक्रिएट करते हैं मेमल्स, मेमल्स इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन, सही है ना, यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मीथेन को हम साइंटिसाइज कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ, देखे भाई मैं सिर्फ मेरी ग्रिप है, मैं चाहे जितनी भी यहाँ डेरिवेशन कर लूं, सही है। तो यहाँ पर आपने देखेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का जब आप रिएक्शन करवाते हैं H2 के साथ, तो आपको क्या मिलता है, एक तो भाई मीथेन मिलती है और दूसरा आप लोगों को क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं। देखें यही देखें, तो यहाँ पर आप कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, निकल कैटलिस्ट आप इस्तेमाल, नोट इस प्लेटिनम। जब आप मीथेन को साइंटिसाइज कर रहे होते हैं ना, तो आप किसी भी तरीके का कैटलिस्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, ओनली निकल के अलावा कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज गलत करते हैं। तो आगे एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर्वाइव द ब्रिज बिटवीन केमिस्ट्री, ब्रिज बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, देखें भाई बायोलॉजी के दरमियान। नेक्स्ट अगर आप लोगों को बताया जाए विच ऑफ दिस इज नॉट टाइपिकली एक्सक्लूड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक्सक्लूड नहीं करते, देखें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड, साइनाइड, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक्सक्लूड नहीं करते, लेकिन इथेनॉल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है ऑर्गेनिक केमिकल, एक्सेप्शन है इनमें, कार्बोनेस, ये जो सारे मैंने आपको बताए, लेकिन इथेनॉल क्या है, एक तरह का स्टैंडर्ड आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इस वजह से हमने इसको टिक लगाया। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट सबफील्ड ऑफ द केमिकल साइंस, कहा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंसिडर किया जाता है सबसे बड़ी फील्ड जो कि केमिकल साइंस की है, क्योंकि वहां पर हम रिकॉग्नाइज करते हैं फंडामेंटल फील्ड, बिकॉज क्योंकि वहां पर अंडरलाइन हम स्टडी करते हैं लिविंग सिस्टम की, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक मटेरियल्स की, क्योंकि वेस्ट डाइवर्स कार्बन कंपाउंड है, बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फाउंडेशन में। बच्चों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली एग्जिस्ट इन अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा सब क्लियर होगा, वरना नहीं। पोजर रिमेन रिफर, पोजर रिफर करते हैं जब हम रीमेन्स करते हैं एंशिएंट एनिमल्स एंड प्लांट्स की प्रिजर्व। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये नहीं कि कोई गाय बाहर मर गई तो काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उसमें से पेट्रोल निकलना शुरू हो जाएगा, डीजल निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सही। उसे जब तक आप रोक और उसके ऊपर मट्टी नहीं डालेंगे तब तक वो फोजल में कन्वर्ट नहीं होगी, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप करेक्ट लगाएं। एमसीक्यूज नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है फोजल्स जो है वो फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि डाई हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, रिमेन, वो कैसे,
क्वाइकली वो बर्न होते हैं, सेडमेंट होते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन। जब फोसल्स फॉर्म होते हैं तो ऑर्गेनिज्म मरते हैं क्योंकि वो क्वाइकली बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन। विदाउट भाई डिकम्पोज नहीं होंगे ना भाई, वो बर्न हो रहे हैं क्योंकि क्वाइक बर्नर विदाउट डिकम्पोजिशन होती है। अलो कंप्रेस एंड ट्रांसफॉर्म द क्लोरोफिल ओवर टाइम। एमसीक्यूज नंबर 30 की तरफ चलो भाई, तुम मैम लेट कर दिया। चले द थ्री मेन टाइप ऑफ द फोजल फ्यूल। आपको पता है कि फोजल फ्यूल से आपको तीन मेन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लगाए तो मैम टिक लगाए। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 40 की तरफ चले। कोल इज अ बेस्ट डिस्क्राइब। बच्चों कोल को आपकी बुक के अंदर पहली लाइन लिखी है, प्लांट ड्राइव्ड सॉलिड फोजल फ्यूल है। इट इज अ फ्लेमेबल, इसको तुम जला सकते हो, डोमेस्टिक वर्क्स में इस्तेमाल कर सकते हो, सारा कुछ तुम्हें पता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 40 तुम तो प्रैक्टिस करने आए हो ना। देखो स्टूडेंट्स, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बर्न प्लांट मटेरियल इनटू कोल अकर्ड ड्यू, यानी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है बर्न प्लांट मटेरियल कोल की तो वहां पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बैक्टीरियल एंड केमिकल वहां पर प्रोसेसेस होते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए जिन पर मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए मैं उन के ऊपर ज्यादा, जिन पर आपको पता है तो बिना वजह में टाइम वेस्ट नहीं करती स्टूडेंट्स का। विच इज द अर्लीस्ट स्टेज जहां पर कोल फॉर्मेशन यानी कि कोल फॉर्म हो रहा होता है। अर्लियर स्टेज, देखिए कोल की तीन स्टेजेस होती हैं, एक होती है पीट, एक होती है लेग्नाइट, ऐसे कोल कन्वर्ट होता है, और नेक्स्ट आप लोगों के पास होती है ब्यूटिमिनस। सब ध्यान से समझिएगा, ब्यूटिमिनस। और फोर्थ आप लोगों के पास होती है एंथ्रासाइड। फोर्थ बोले तो आप लोगों के पास क्या होती है? एंथ्रासाइड। ध्यान से समझना है ना आप लोगों ने। मैम टीच दुआ पढ़ा रही है तो काहे की टेंशन लोगे तुम, मारोगे लोगों को पकड़ के। देखिए जब शुरू में स्टेज होती है जहां पर कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, पीट के अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा कम होता है, बोले तो कार्बन कंटेंट सबसे जो कम होता है ना वो आप लोगों के पास सिंपल होता है पीट के अंदर। और पीट कन्वर्ट होती है जब लेग्नाइन है हाई टेम्परेचर। इसका कलर आप लोगों के पास क्या होता है? लाइट ब्राउन भी कहते हैं, या हम सिंपल इसे ग्रेइश ब्लैक भी कहते हैं। और यहाँ पर हम इसे ब्लैक का नाम देते हैं लेग्नाइट में हाई टेम्परेचर ऑफ प्रेशर में, या फिर हम इसे सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं? डार्क ब्राउन, या सिंपल आप इसे कह सकते हैं ब्राउन ब्लैक भी आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर, सही है ना। और ब्यूटिमिनस भी सॉफ्ट होता है। और एंथ्रासाइड जो बोले तो आप लोगों के पास एंथ्रासाइड होता है, उसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, हाई रीच में होता है। तो ये चार स्टेजेस होती हैं। यहाँ पर वो जो अर्लियर स्टेज जहाँ पर डीकम्पोजिशन होती है वो होती है पीट। पीट एक तरह की फर्स्ट स्टेज होती है। अब पीट कंटेन अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज, पीट के अंदर परसेंटेज कितनी होती है? तो मुझे वैसे ही पता है 45 to 60%। 45 to 60% वहां पर कार्बन कंटेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है लेग्नाइट कोल। लेग्नाइट कोल क्या होता है? देखिए ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। लेग्नाइट कोल जो होता है उसका कलर आप लोगों ने बताना है, तो उसका कलर होता है ब्राउनिश ब्लैक। आपसे दिमाग में लगा लें कि लेग्नाइट कोल का कलर पूछा जाता है, लेग्नाइट ब्लैक होता है, बस बोल दिया सो बोल दिया। विटामिनस कोल जो होता है अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी होती है वो आपने बतानी है। 60 to 70 बोले तो ये होती है लेग्नाइट की, सही। अगर हम देखें 70 to 85 तो वो आप लोगों के पास क्या होती है? विटामिनस कोल की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 20। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंथ्रासाइड बिगेस्ट रैंकिंग कोल है माना, कार्बन कंटेंट कितना होगा भाई? 86 टू बोले तो 95। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोर फॉर्मेशन स्टेजेस इन द अर्लिएस्ट टू मोस्ट मेच्योर। तो आपको पता है पीट एंड लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट लगाओ भाई, तुम हंसोगे नहीं मैम, हंसेंगे नहीं हम। विच कॉल इस टाइप ऑफ स्टैबिलिटी यूज अल्टरनेटिव फायर ऑफ वुड एंड डोमेस्टिक हीटिंग। डोमेस्टिक हीटिंग के लिए आप पीट, अगर आपने बुक के पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो भाई पीट को ही आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन एंड स्टील फॉर्मेशन के लिए, तो मैं आंखें बंद करके आपको बता सकती हूँ इसका ऑप्शन बिटुमिनस है। मैम फिर लेग्नाइट का क्या फंक्शन है? लेग्नाइट का स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिकल जनरेशन में भी फंक्शन है और पावर प्लांट्स में भी फंक्शन है। ये इसके दो फंक्शन है पावर प्लांट में भी, सही।
और एक होता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड को फर्नीचर के लिए, ऐसी चीजों के लिए आप सिंपल इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप लोगों के पास सिंपल क्या है, ब्यूटेमिनस। मैम आगे चले। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है द लार्जेस्ट कोल जो है वो रिजर्व होता है पाकिस्तान में, थरपारकर और सिंध में तो पता है, थर जो इलाका थर, वहां पर भी बहुत ज्यादा कोर होता है थर में। और जो थरपारकर है वहां पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ये सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है। थरपारकर जो डिस्ट्रिक्ट है थर है, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर है। 16 लार्जर, मतलब कि 16 लार्जर पाकिस्तान का कंसिडर किया जाता है कि ये जो थर्ड है या थरपारकर है इसको। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। पाकिस्तान जो थरकोल है रिजर्व द एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली कितना टन होता है, तो आपने याद रखना है 175 बिलियन टन होते हैं। 175 पॉइंट नहीं लगाओगे, 175 बिलियन टन होते हैं। पाकिस्तान थरकोल रिजर्व द 175 बिलियन टन इन द लिग्नाइट कोल। सही, फिर दिमाग में बिठा लीजिए कि 16 नंबर पे आता है, सही एक ये, और इससे कितने टन होता है, 175 बिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द टर्म पेट्रोलियम इज ड्राइव द लैटिन। देखिए पेट्रो का मतलब होता है रोक, लियम का मतलब होता है ऑयल। सिंपल आप इसे रोक ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल पर सबसे ज्यादा हम इसे रोक ऑयल ही कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। पेट्रोलियम कॉम्बिनेशन है एल्केन्स की, साइक्लो अल्केन्स की कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आप लोगों के पास एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसकी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के पास है पेट्रोलियम फॉर्म होता है रिमेन्स द एनसीएच, यानी कि एनसीएच जो मेरीन एनिमल्स होते हैं जब वो बर्न होते हैं क्रस्ट में तो कोल की फॉर्मेशन होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स में। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, दिमाग से समझिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है भाई मन, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली एक्सक्रिएटेड द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द पेट्रोलियम। देखिए भाई पेट्रोलियम जो है ना उसकी जो फॉर्म्स है गैसोलीन, केरोसिन, मिट्टी का ऑयल और पैराफिन, ये सब इसके एक्सक्रिएटेड है, लेकिन सेलुलोज नहीं है। सेलुलोज एक अगर बात करें तो ये नेचुरली है, नेचुरली ये सेलुलोज जो है वो सेलुलोज की कंपोज हुई होती है। पेट्रोलियम में गैसोलीन आता है, केरोसिन, डीजल, नेफ्टा, पैराफिन, वेक्स, ये सब आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 30। एमसीक्यूज नंबर 30 यहाँ पर कहा जा रहा है विच प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है लो ऑक्टेन नंबर गैसोलीन को किसमें, हाई ऑक्टेन नंबर में। सिंपल आप लोग इसे क्या बोलते हैं, रिफॉर्मिंग कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 31 को देखिएगा, ड्यूरिंग जब रिफॉर्मिंग हो रही होती है, किसकी रिफॉर्मिंग हो रही होती है, पेट्रोलियम की, तो वहां पर एन ऑक्टेन को कन्वर्ट किया जाता है आइसो ऑक्टेन में। कौन से कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर, तो आप प्लेटिनम को इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो ये चीज आपने क्या करनी है, सिंपल याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, प्लेटिनम होता है। देखें जब आप लो ऑक्टेन नंबर को कन्वर्ट करते हैं हाई ऑक्टेन नंबर में, तो वहां पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, प्लेटिनम कहते हैं। क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा इस्तेमाल होता था, टेट्रा, बात करें टेट्रा इथाइल लीड इस्तेमाल होता था। इसका फॉर्मूला होता था सी, सिंपल C2H5 एंड 4, और क्या इस्तेमाल होता था, पैलेडियम। पैलेडियम इस्तेमाल होता है जो कि बहुत पोल्यूशन काज करता था, लेकिन इंजन में से आवाज को क्या करता था, सिंपल कम कर देता था। सही है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, प्लेटिनम है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है नॉकिंग जब होती है इंटरनल कंबशन, जब इंजन की इंटरनल कंबशन होती है तो वहां पर सिंपल क्या हो रही होती है, नॉकिंग हो रही होती है, यानी कि आवाजें आ रही होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉकिंग इन इंटरनल कंबशन इंजन इज काज्ड बाय, यानी जो आवाज होती है इंजन में वो किस वजह से काज होती है। सो स्टूडेंट्स आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रिफॉर्मिंग वाला टॉपिक। अब स्टूडेंट्स जो के सस्ता ऑक्टेन नंबर वाला, लो ऑक्टेन नंबर वाला, ऑक्टेन का फॉर्मूला C6H18, ये वाला पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं
तो जिसमें रिफॉर्मिंग नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती, तो वो कम कीमत में मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, इंजन में नॉकिंग होती है, आवाजें आती हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो जो इंजन है वो क्या करता है, फ्यूल खाता है, यानी पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है, खाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा वो इंजन क्या करता है, अपने अंदर लेता है। सही, क्योंकि वो लो ऑक्टेन नंबर वाला होता है। हाई ऑक्टेन नंबर वाला जो पेट्रोल होता है सिंस फिर वो नॉकिंग काज नहीं करता। अब नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कहा थे लो क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब है पेट्रोल, पेट्रोल। ब्रिटिश जो है वो पेट्रोल कहते हैं, अमेरिकन इसे गैसोलीन कहते हैं पेट्रोल को। सही हो गया, क्योंकि लो क्वांटिटी वाला इम्प्रॉपरली है। सही, तो ऑप्शन नंबर बी को आप करेक्ट मानेंगे। तो चले एमसीक्यूज नंबर माशाल्लाह से 33 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है द ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल इज मेजर्ड इज द एबिलिटी, यानी कि ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल मेजर करते हैं क्योंकि वो एबिलिटी होती है, वो रेजिस्ट करता है नॉकिंग को। नॉकिंग ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल मेजर द एबिलिटी ऑफ रेजिस्ट करता है, यानी कि आवाजों को रेजिस्ट करता है कंबशन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी को आप करेक्ट लगाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 34 की तरफ चले तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा जा रहा है ऑन द रीच ऑक्टेन नंबर स्केल आइसो ऑक्टेन की जो रेट देखें, अगर इधर होता एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, कोई भी एन हेक्सेन होता तो उसकी क्या होती, 0 होती, क्योंकि वो भी रिफॉर्म ही नहीं। जब आइसो लग जाता है तो वो 100% होता है। कितने परसेंट होता है, 100%। सो ऑप्शन नंबर सी को मेरे बच्चे आप क्या करेंगे, सही लगाएंगे। उसके बाद स्ट्रेस ऑन द रीच ऑफ ऑक्टेन नंबर, जो स्केल है एन हेप्टेन है तो वो 0 है। अगर आइसो हेप्टेन होता तो 100 होता। सही, क्योंकि इससे आवाजें ज्यादा आएंगी इंजन के अंदर। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 36 की तरफ अगर मेरे बच्चे चले तो यहाँ पर कहा जा रहा है विच कंपाउंड वाज हिस्टोरिकली यूज्ड इन एंटी नॉकिंग एंड एडेप्टिव इन गैसोलीन, यानी कि पहले जो इस्तेमाल किया जाता है हिस्ट्रिकली, वॉज लग गया तो भाई पास्ट में चला गया। हिस्ट्रिकली जो पहले इस्तेमाल करते थे वो टेट्रा इथाइल लीड इस्तेमाल, जिसका फॉर्मूला याद रखना है C2H5 4Pb, और यहाँ पर पैलेडियम जो कैटलिस्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब हम प्लेटिनम करते। तो ये प्रीवियसली की बात करें, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। सही, ऑप्शन नंबर ए को आप करेक्ट मानेंगे। कॉन्सेप्ट दैट मेक अ डिफरेंट, कॉन्सेप्ट जिसको पता है उसे क्लास में टॉप करने से तो कोई यूनिवर्सिटीज में टेस्ट पास करने से कौन रोकेगा भाई, तुम सुनो। उसके बाद टेट्रा इथाइल लीड जो है वो इवेंचुअली रिड्यूस करता है एटमॉस्फेरिक लीड पोल्यूशन, यानी ये पोल्यूशन को ज्यादा काज करता है। लेकिन जो प्लेटिनम कैटलिस्ट है वो पोल्यूशन को, अब हम प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि ये पोल्यूशन ज्यादा काज नहीं करते। ये इंजन को तो पहले जमाने में रोक देता था उससे आवाजें, लेकिन ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन काज कर देता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट अगर मेरे बच्चे देखा जाए द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ आइसोऑक्टेन का मोलिकुलर मैंने आपको CH18 बताया था। ब्रांच एंड अल्केन जो कि हम यूज करते हैं आपको मैं बता चुकी हूँ, C8H18 जिसे आप ट्राइमिथाइल पेंटेन भी कहते हैं, बोले तो 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन। सही, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 39 की तरफ से, ये सिंपल एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरा सिंपल है। इसके बाद हमारा आएगा नोमेनक्लेचर कैसे की जाती है ऑर्गेनिक अमाउंट, तो इसे पीएमडीसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ, यानी डीकम्पोजिशन हो जाए मेरी यानी मिलियंस ऑफ ईयर, तब उसमें से स्टूडेंट्स चीजें निकलती हैं। अगर 1 सदी के बाद ऐसा नहीं होता, बहुत सारे साल पहले। आपको पता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने को बनाने से पहले हमारी ऑक्सीजन नहीं थी, इस वजह से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बनाया था, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले फिशेज बनाए। उन फिशेज ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना शुरू किया। अब तक कि 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हो गया। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के आए थे, जमीन के ऊपर आए थे। सही, तो अल्लाह फिर ये जो मरी सदियों पे अब हमें से, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल है, ये एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को सिंपल आप क्या करेंगे, करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है नेचुरल गैस, प्राइमरी आपको पता है मिक्सचर होता है मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का एंड ब्यूटेन का। सही, मीथेन जो होता है नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पूछा जाता है किसकी होती है, तो वो मीथेन की होती है। मैम बोले तो कितनी होती है, 85 to
90% नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी होती है। क्लियर है? तो ऐसे भी पूछे जाते हैं, आपने हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 41। यहाँ पर कहा जाता है हाईएस्ट कंपोजिशन, देखें आ गया था, हाईएस्ट कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस में आपको पता है मीथेन की होती है, CH4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के पास है नेचुरल गैस को हम कंसिडर करते हैं कि मोर बेनिफिशियल एनर्जी सोर्स है, जी हाँ, देन ऑयल पेट्रोलियम, बिकॉज ये लेस पोल्यूशन काज करते हैं। देखिए कोल जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, पोल्यूशन काज करता है, लेकिन पेट्रोलियम कम पोल्यूशन, सॉरी जो नेचुरल गैस है वो कम पोल्यूशन काज करती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी को हमने करेक्ट किया। नेचुरल गैस को फर्स्ट डिस्कवर किया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान में 90, लेकिन कौन से एरिया में, बलोचिस्तान में किया था, इस वजह से हम सुई गैस कहते हैं क्योंकि बलोचिस्तान में डिस्कवर हुई थी। सही, तो डिस्कवरी आप दे सकते हो पाकिस्तान में सुई गैस एरिया ऑफ द बलोचिस्तान 1915, डेट भी याद रखनी है, MCQs आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है, ये खुल जाए हमारा, तो सिंपल जी खुल गया। चले देख लेते हैं स्टूडेंट्स, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, बस करेक्ट कर ले हम। स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा जा रहा है नेचुरल गैस इज वाइडली यूज इन डोमेस्टिक वर्क, हाँ घर के कामकाज में हम इस्तेमाल करते हैं, और हम फ्लेमेबल, इसे हम जला भी सकते हैं, बर्न आ क्लियरली। सही, ऑप्शन नंबर बी को इस वजह से हमने करेक्ट किया। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं मेरे बच्चे, सारे पढ़ाए हुए हैं। अब जो कोल माइंस है वैल्यूबल एग्जिस्ट करते हैं कंट्रीज में, बहुत ज्यादा वैल्यूबल है क्योंकि मैनुअली हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जो पावर जनरेशन होती हैं वहां पर इस्तेमाल करते हैं, बाकी ये 3 जगह हम इस्तेमाल नहीं करते, तो ये गलत है। अगर वैसे पावर जनरेशन में, पावर प्लांट में इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसे, स्टील की फॉर्मेशन के लिए इसके अलग जब डिस्टिलेशन करेंगे, उसके बाद फर्नेस, फर्नास में, तो बहुत सारे हैं। सही, लेकिन ये तीनों नहीं थे, इस वजह से हमने ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट किया। अगर ये सारे होते तो माल ऑफ देम पर क्लिक करते। नेक्स्ट आपके पास है द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस इसमें हम कोल को हीट करें विदाउट, यानी कि क्लोज कंटेनर है, उस क्लोज कंटेनर के अंदर हम क्या करें, कोल को ऐड करें विदाउट एयर, एयर नहीं है तो उस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हीट करते हैं कोल को, वहां पर कोल टार होता है, कोल गैस होता है और अमोनिया लिक्विड। अमोनियम इज अ मिक्सचर ऑफ द अमोनिया होता है, जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो कि बिटुमिनस जो कोल होता है, बिटुमिनस जो कोल का टाइप है, जो कि कोल कन्वर्ट होता है, तो वहां से हमें सिंपल ये क्या होता है, बिटुमिनस ऑब्टेन्ड होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब MCQ नंबर 49 की तरफ चले तो यहाँ पर कहा जा रहा है जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है कोल की, तो वहां पर टेम्परेचर की रेंज कितनी होती है, 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी? 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ये चीज कितनी, 400 से बोले तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। सही है माय बच्चा, बच्चा, तो ये क्या है, 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आप लोगों के पास है Which of the following is not one of the 4 principal product in destructive distillation of coal? देखिए कोक है, कोल टार है, कोल गैस है, लेकिन पेट्रोलियम नहीं है। पेट्रोलियम फोजल फ्यूल का एक टाइप है। क्लियर है? उसके बाद MCQ नंबर 51 को देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें कोक का कहा जा रहा है, तो भाई कोक क्या होता है, कोक आपको पता है ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, इसमें जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है कार्बन की वो 98 to 99% होती है। अब अगर आगे चले तो यहाँ पर कहा जा रहा है कोक क्या है बच्चों, कोक जो है वो फ्लेमेबल भी होता है और दूसरा ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। जैसे कि बात करें Fe2O3, अगर बच्चों हम इसे अगर ऑक्सीडाइज करें, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जांपल +3 थी, उसके बाद जब हमने इसे चेंज किया तो ये हो गया FeO एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +1, इसलिए अपने आप को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कोल टार। कोल टार आपको पता है इस तरह का ब्लैक और थिक लिक्विड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वैसे भी करेक्ट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द फ्रैक्शन जब डिस्टिलेशन करते हैं कोल टार की। देखिए कोक की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, कोल टार की कौन सी डिस्टिलेशन होती है, वो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती है। सही, तो देखिए फ्रैक्शन जब डिस्टिलेशन होती है यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जैसे कि बेंजीन हो गया, टॉयलिन हो गया, जाइलिन हो गया, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन एंड फिनल, तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो ये चीजें आप लोग के लिए मुश्किल नहीं है। बेंजीन, टॉयलिन, टॉयलिन का फॉर्मूला, बेंजीन का क्या है ये भी पता होना चाहिए, C6H6। मैम अब टॉयलिन का बता दें, तो टॉयलिन का फॉर्मूला होता है C6
H5 एंड CH3, बोले तो स्ट्रेंथ CH3, सही है। सो ये नेप्थलीन एंड ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के कोल टार के बेंजीन, टॉयलिन, जाइलिन, उसके बाद नेप्थलीन एंड फिनल, सही। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, देखें फ्रेंड्स, आप लोगों की ना बुक से एमसीक्यूज आएगा, मैं बता रही हूँ, बुक से बाहर आपको कुछ भी नहीं आता। कोल गैस जो होती है वो ऑब्टेन्ड होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, सिर्फ जो कोल टार है वो ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, बाकी कोक हो गया, उसके बाद आप लोगों का कोल गैस हो गई, तो ये सारी होती हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, सही। तो ये मिक्सचर होता है आपका जो मीथेन एंड जो वाटर गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का और H2 का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास जो अमोनिया लिक्विड है, इट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ द कोल की जो फोर्थ स्टेज है ये अमोनिया लिक्विड द प्रोडक्ट ऑफ कोल डिस्टिलेशन, मिक्सचर होता है अमोनिया कंपाउंड्स को, तो उसे लिक्विड अमोनिया कहते हैं, सिंपल। जो कि देखें, जो कि में ऑब्टेन्ड होता है बिटुमिनस कोल से, पहले भी बता चुकी हूँ तुम्हें मैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यूज नंबर 57। यहाँ पर कहा जा रहा है कोल कैन गैसिफाइड, कोल जो है उसे हम गैसिफाइड भी करे हैं, उसके बाद लिक्विफाई भी करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल में, जैसे कि बेंजीन हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, हेक्सेन हो गया। तो इसमें जब हम कोल को गैसिफाई करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, तो वहां पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं उनको रॉ मटेरियल्स पर, जैसे कि मीथेन हो गया आप लोगों के पास, जैसे कि इथेन हो गया, जैसे कि हेक्सेन हो गया, जैसे कि इथाइन हो गया, हेक्सेन हो गया, तो ये गैसिफाई करते हैं लिक्विड तो प्रोवाइड करते हैं ये रॉ मटेरियल्स हमें। क्लियर हो गया। एमसीक्यूज नंबर ये आ जाए जब तक, तो चलिए देख लेते हैं। ध्यान से स्टूडेंट्स आपने समझना है हर एक चीज को। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम आइसोलेट करें, प्लांट को करें, एनिमल्स को करें, माइक्रोब्स को करें, इन कलेक्टिव ये रेफर होते हैं, ये हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 59। Which is the following the example of the natural product जो कि मेंशन है प्लांट और एनिमल नेचर, इंसुलिन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, ग्लूकोज, सेलुलोज, इंसुलिन ये नेचुरल प्रोडक्ट है। आर्टिफिशियल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज ये पाइप्स में इस्तेमाल होता है, सही। उसके बाद हमारे पास हो गया पॉलीइथीन, ये भी क्या है आर्टिफिशियल है, दिस इज आर्टिफिशियल। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए ना, ये ऐसी चीजें तो बच्चों जैसी हैं। उसके बाद है नेचुरल प्रोडक्ट जो टाइपिकली एक्सट्रैक्ट होते हैं, मेथड डिस्टिलेशन हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद प्यूरिफिकेशन हो गया, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है पार्शियल सिंथेसिस इन्वॉल्व होती है स्टार्टिंग विथ अ सिंपलर मॉलिक्यूल, यानी कि स्टार्टिंग से मतलब कि पार्शियल सिंथेसिस स्टार्टिंग से सिंपल मॉलिक्यूल से वो कहा जाती है कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स एंड टारगेट मॉलिक्यूल्स की तरफ। ऑप्शन नंबर 60, एमसीक्यू नंबर 62 पे चलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल सिंथेसिस यहाँ पर मेंशन है, प्रोडक्शन है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का, उसके बाद आइब्यूप्रोफेन का, वो फॉर्म होती है वहां पर क्यूमीन की, सही। तो ये चीज आपने याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 63 की तरफ चलें तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो टोटल सिंथेसिस होती है तो कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल जो कि एक तरह का, देखिए जो पार्शियल सिंथेसिस थी उसमें हमारे पास एक सिंपल मॉलिक्यूल था, हम सिंपल उसे कन्वर्ट कर रहे थे कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर हम छोटे से, यहाँ पे देखिए 50% हमें चीज मिली हुई थी, हमने इसको 100% करना था, तो ये पार्शियल सिंथेसिस में। अब हमें 0 से स्टार्ट करना है फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है, तो ये हमारे पास होती है टोटल सिंथेसिस, सही। कोई ना कोई सिंपल मॉलिक्यूल से ये क्या होती है हमारे पास परफॉर्म होती है, ए ऑप्शन करेक्ट। अगर मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देते कि मैं कॉन्सेप्ट पर चलती हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर हो रहा तो मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि मैं अपना ये इसको क्लियर कर लूं। चले जैसे कि मीथेन हो गया, मीथेन ये हम बात करें पार्शियल सिंथेसिस की। अब जब हमने मीथेन को ऑक्सीडाइज किया तो हमें क्या मिला, मैम कुछ तो मिलेगा ना, मैम कुछ तो निकाल के दे दे। जी बेटा, ये हमारे पास बनेगा मिथाइलिन, ये हमारे पास क्या बनेगा मिथाइल। आपको पता है कि मिथाइल में हमारे पास 4 में से 3 हो जाता है क्योंकि CnH2n+1 फॉर्मूला हो जाता है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो ये सारे जो होते हैं, सही। ये देखिए इसे ऑक्सीडाइज किया
तो हमें क्या बिना मिथाइल। अब इससे ऑक्सीडाइज करेंगे तो HOCH, तो ये बना फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद फिर हमने इसे ऑक्सीडाइज किया तो ये बना HCOOH, जो कि हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। अब देखिए एक सिंपल हमारे पास मॉलिक्यूल था, हमने कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना था, सिंपल से हमने कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा, यानी कि छोटे से एलिमेंट से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ आए। तो ये हमारे पास है टोटल साइंस है, 0 से स्टार्ट करना। अगर मैं यहाँ से इसको मिटाकर सिंपल हमें मिला हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, हमने क्या किया, ये पहले से 50% बना हुआ था, सॉरी, फॉर्मल्डिहाइड के HCOH, तो ये फॉर्मल्डिहाइड, हमने सिंपल इसे फॉर्मिक एसिड में करना है तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइज करेंगे तो HCOH, तो ये सिंपल ही हमारे पास 50% मिला हुआ था, 50% हमने कर लिया, तो सिंपल ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पार्शियल चांसेस हो गए। तो ये सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल न्यूमेराइज स्टेप्स। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 64। टेक्सोल जो है वो एंटी कैंसर ड्रग है। ये एग्जाम्पल इसकी इलस्ट्रेट करती है प्रोसेस टोटल सिंथेसिस को। ये टोटल सिंथेसिस की एग्जाम्पल है, पार्शियल की एब्यूब्रुफिन। नेक्स्ट आप लोगों के पास है बायोटेक्नोलॉजी, एक ऐसी फील्ड है जो कि पीएमजीसी में अलग से एक बायोलॉजी में ही चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड है बायोलॉजिकल स्पीशीज की, जहां पर हम डील्स करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, प्रिपरेशन ऑफ द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन करने के लिए, जिसकी भाई वैल्यू हो वर्ल्ड में, यानी जिसकी वैल्यू वो रख के बैठ जाओ भाई तुम। उसके बाद MCQ नंबर 66 की तरफ चले। यहाँ पर कहा जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूट सेल्स, एंजाइम्स और किसे डीएनए। डीएनए इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ना। नेक्स्ट आप लोग के पास है MCQ नंबर 67, विच इंडस्ट्रीज कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर अल्कोहल, द फर्मेंटेशन प्रोड्यूस होती है यीस्ट एंजाइम से, क्या प्रोड्यूस होती है, अल्कोहल प्रोडक्शन। यीस्ट से क्या होती है, अल्कोहल प्रोडक्शन होती है। वैक्सीना की हो बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी ने आके ना पूरी दुनिया को बदल दिया। पहले इंसुलिन जो थी, जो बेड़े होती थी उनके लिवर में से ली जाती थी, जो अमीर होते थे वो 100 बेड़े कुर्बान कर कर एक दिन की इंसुलिन, जो गरीब होते थे वो तो ऐसे अब क्या करते हैं, बैक्टीरिया में इंसान का जीन है, मल्टीपल मार्केट के अंदर अब इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से टाइपिकली वो इनएक्टिव कर देते हैं पैथोजीन्स को। इम्यून सिस्टम, आपने इम्यूनिटी पढ़ा होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन बीमार हो रहा है, फिर शाम तक सही हो तो उसकी इम्यूनिटी वर्क कर रही है ना। देखिए भाई, चले आगे चलते हैं। प्योर कार्बन एग्जिस्ट, 2 एलोट्रोप आर नोन एज सेंचुरी डायमंड एंड ग्रेफाइट। प्योर जो कार्बन एग्जिस्ट, प्योर सफा प्योर जो है वो एक डायमंड और ग्रेफाइट है, ये चीज आपने याद रखनी है। प्योर प्योर एलोट्रोपिक फॉर्म। तीसरी आता है बकीबॉल, लेकिन यहाँ बकीबाल की बात नहीं हो रही। उसके बाद न्यू एलोट्रोपिक जो कार्बन डिस्कवर था 1985 में। 1952 में सुई गैस डिस्कवर हुई थी, नहीं मैम बोले तो सही बोला आपने। अब 1985 में कंसेप्ट हुआ 6th कार्बन, जिस इसका बकी मिनिस्टर जो मैम फ्लोरेंस था, उसने बकीबाल को सबसे पहले क्या कराया, डिस्कवर कराया। सही है। तो मेरी वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने हरा गुम्बद वाली नात भी आपको सुनाई थी ना, तो मैंने मतलब एक गुम्बद लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है जो आपके पास बकमेंस्टर टॉलरेंस था, जो C60 डिस्कवर किया था रिचार्ड सिमली और हेनरी क्रोटो ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन नाम इसका इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, देखिए ध्यान से समझेंगे तभी समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। ध्यान नहीं होगा तो भाई कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा। द शेप ऑफ द C60 फ्लोरेंस मॉलिक्यूल, जो कि सजेस्ट करती है, रिजेंबल करती है ज्यूस्टिक डोम डिजाइन से, तो भाई वो इस वजह बकमेंस्टर फिलर की वजह से ही करती है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 73। MCQ नंबर 73, बकीबाल कंसेप्ट होता है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पेंटागोनल रिंग किसके 5 मेंबर में 12 होते हैं और 6 में 20 होते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है फिर से MCQ है 6 मेंबर रिंग 20, बोले तो मैम 20, हाँ जी भाई। उसके बाद है बकीबाल की स्ट्रक्चर होलो स्फीयर होती है, डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1 नैनोमीटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पूरा ही आसान है ना बोले तो। उसके बाद है बकी बॉल जो है वो एग्जिस्ट करता है हाई टेंसल, यानी कि उसे खींचो तो वो बहुत दूर तक जाएगा, यानी हाई टेंसल स्ट्रेंथ है। मेल्टिंग पॉइंट होती है 2800 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आप लोगों के पास है
ड्यू टू देयर लार्ज सरफेस एरिया, इसका लार्ज सरफेस एरिया, गुड कंडक्टिविटी होती है, बाकी बात आर यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। एक तो ये नैनो साइकिल सेंसर्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, नैनो स्केल सेंसर्स, तो इन सब में हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग विल्डिंग में नहीं करेंगे इस्तेमाल भाई, बिल्डिंग विल्डिंग की बात ही नहीं हो रही। नेक्स्ट आप लोगों के पास है बकी बाल आर द गुड कंडक्टर व्हेन टू थिंग्स इज मेजर रिलेशन इन द एप्लीकेशन। बकी बॉल जो है वो एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी में भी आप इस्तेमाल करते हैं, और जो हीट है उसमें भी सिंपल इस एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दिस इज द मेन एप्लीकेशन। तो ये गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी तो गुजरेगी, साथ में हीट भी। एमसीक्यू नंबर 79, आप फंक्शनल ग्रुप जो कि डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स विथ इन अ मॉलिक्यूल जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक को केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन में। एमसीक्यू नंबर 18, यहाँ पर कहा जा रहा है कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को कैसे लिखते हैं, ROH, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 81 में कहा जा रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बोले तो मैम कैसे लिखेंगे, देखो भाई C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब अगर मैं रेडिकल यहाँ कोई भी लगाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल CH3 लगा देती हूँ, C डबल बॉन्ड O एंड H, सिंपल। ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन मैं बताइए क्या हो जाएगा, मिथाइल, नोमेनक्लेचर करें तो मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, सिंपल। ये चीजें आपको पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, CHO। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे लिख लें, ये H हो गया और यहाँ पर भी H हो गया, सिंपल। ये हमें पता है, सिंपल। यहाँ पर क्या हो गया, रेडिकल, तो सिंपल ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड का ग्रुप है, सिंपल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों को। द फंक्शन ग्रुप ऑफ कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड। अगर ऐसे मिक्सचर फॉर्म क्रिएट हो तब भी आपने भाई दिमाग लगाना है, यहाँ पर जगह खाली है, इसका मतलब है यहाँ पर रेडिकल, कीटोन में दोनों साइड रेडिकल आते हैं, सही। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है अमाइन इज अ फंक्शनल ग्रुप। अमाइन का क्या रेडिकल आता है और देन NH2। तो यहाँ पर आपके अमाइन का क्या होता है, NH2। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द फंक्शनल ग्रुप एसिड रेडिकल ओवर एसिड, दिस इज कॉल्ड थायोल। इसे सिंप्लीफाई हम लोग क्या बोलते हैं, थायोल कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ सीट अगर ट्रिपल बॉन्ड N हो, बोले तो अगर C ट्रिपल बॉन्ड N हो तो रिप्रेजेंट कर दे जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज रिप्रेजेंट द नाइट्राइल। नाइट्रेट नहीं कहेंगे, नाइट्राइल कहेंगे। अक्सर से नाइट्रेट पर टिक लगा के आ जाते हैं, उनको पता है एग्जामिनर को यहाँ पर गलती करेंगे बच्चे। तो ईथर, ईथर जो ऐसे आप लिखते हैं रेडिकल ROR, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल O भी आप लोग लिख सकते हैं। अब ईस्टर में क्या फर्क है, रेडिकल C डबल बॉन्ड O आ जाता है ईस्टर में, और सिंपल यहाँ पर क्या आ जाता है, OR। तो ये है ईस्टर का फॉर्मूला। ईस्टर को आप ऐसे भी सिंपल लिखते हैं, R सिंपल COOR, इस तरीके से भी आप लिखते हैं। ये ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, और ये ईथर है बीच वाला, सही। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है द अल्काइल हैलाइड आर द कैरेक्टरिस्टिक बाय जनरल फंक्शन ग्रुप, ऐसे सवाल आएंगे। अल्काइल हैलाइड का जो फंक्शन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O NH2, ये है अल्काइल हैलाइड NH2, और यहाँ पर भी क्या आएगा, रेडिकल आएगा। तो सिंपल X आएगा अल्काइल हैलाइड, सिंपल। ये हेलोजिन है, हेलोजिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है द अमाइड फंक्शन ग्रुप रिप्रेजेंट। अमाइड का फंक्शन ग्रुप, अमाइड, अब अमाइन नहीं, अमाइड, अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पर रेडिकल, जहाँ पर जगह खाली इसका मतलब वहां पर रेडिकल है, सिंपल। ये ग्रुप हो गया। नेक्स्ट आपके भाई चैप्टर में होगी फंक्शन ग्रुप की ज्यादा से ज्यादा बात ना। अकाइल हैलाइड इज अ कैरेक्टरिस्टिक विद फंक्शन ग्रुप। अकाइल हैलाइड तो सिंपल C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, और यहाँ पर सिंपल रेडिकल आ जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है X, और यहाँ पर रेडिकल की जगह है, तो सिंपल ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट को फील करें। नेक्स्ट आपके पास है ईस्टर फंक्शन ग्रुप। मैंने आपको ईथर क्या था, जल्दी बताओ। ईथर में था ROR, ऐसे ही था। यहाँ पर बात हो रही है ईस्टर में, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी R, और यहाँ पर भी R, तो ये सिंपल ईस्टर हो गया। ढूंढे यहाँ पर मैम, ये रहा ईस्टर। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एसिड एनहाइड्रेट। एसिड एनहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, रेडिकल C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी O, यहाँ पर होगा सिंपल C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी R।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्काइल एनहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप का। नेक्स्ट आप लोगों के पास है अल्कीन इज कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चरली प्रेजेंट। अल्कीन के अंदर क्या सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड हो और अल्काइन के ऊपर ट्रिपल। अब अल्काइन जो है उसके अंदर सिंपल बात की तो भाई सवाल भी आ गया ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से सेड टू बी इनकी सिमिलर है केमिकल बिहेवियर इस वजह से। एमसीक्यूज नंबर 96 यहाँ पर कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ असेसमेंट एग्जाम्पल ऑफ द टर्मिनल कार्बोनाइल विथ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई किसको सी डबल बॉन्ड हो उसके बाद NH2 एंड सिंपल सिंपल ये किसको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रही है सी डबल बॉन्ड O रेडिकल यहाँ पर भी रेडिकल यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी रेडिकल। तो ये स्ट्रक्चर हमारी रिप्रेजेंट करी दोनों तरफ भी हाइड्रोजन आ सकते हैं चले दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करी एल्डिहाइड को टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप है ना। बोले तो मैम अब आगे चले लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कंसिडर होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। क्यों डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्योंकि यहाँ पर वन और मोर हाइड्रोजन एटम होते हैं इस वजह से क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कंसिडर डेरिवेटिव्स की जाएंगे तो वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं ना अदर एटम और ग्रुप। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ध्यान से समझना है यहाँ पर कहा जा रहा है ईच फंक्शनल ग्रुप ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देयरफॉर द डिटरमाइन करते हैं कंपाउंड्स को यानी कि ईच जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देयरफॉर डिटरमाइन कंपाउंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन में करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों के पास है यहाँ पर कहा जा रहा है होमोलोगस सीरीज डिफाइंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम फंक्शनल ग्रुप तो होगा लेकिन रेशियो चेंज होगा स्ट्रक्चर भी सेम होगी डिफरेंस सिर्फ होगा CH2 का इसे मिथाइलिन की तरह। देखिए एमसीक्यूज विद दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं CH4 को मिथेन बोलते हैं CH3 को मिथाइल बोलते हैं और CH2 को मिथाइलिन कहते हैं। बोले तो मिथाइलिन रेशियो का डिफरेंट आता है सक्सेसिव मेंबर्स में। क्लियर है। सो एमसीक्यू नंबर 100 की तरफ चले द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इन अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में अल्केन का फॉर्मूला तुमने बनाया सिंपल CnH2n + 2। अल्कीन का क्या होगा CnH2n सिंपल। अल्काइन का क्या होगा CnH2n -2। तो आपको पता होना चाहिए अल्काइन ये सिंपल अल्कीन और ये है अल्काइन अल्केन सही आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब हम आगे चलते हैं तो चले 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 भाई आगे चले जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्कीन होमोलोगस सीरीज। होम अल्कीन तो सिंपल तुम्हें बता दिया मैंने बोलते ही जाओ मैम आते जाएंगे हम। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन बता दिया था तुम्हें 2-3 MCQ से ऐसे ही बन जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपके पास है द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इन अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के अंदर बताना है हम कैसे बताएंगे चलें दूसरे पेज पे चलते हैं आपके साथ। मैम डीज दुआ है तो अल्कोहल का बताए भाई होमोलोगस सीरीज के अंदर बताए कैसे बनेंगे भाई CnH2n +1 उसके आगे OH लगा दो सिंपल। क्या ये कहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रही है जी मैम यहाँ पर दिख रही है लगा दो भाई फोड़ दो तुम। नेक्स्ट आप लोगों के पास है 104 MCQs। यहाँ पर कहा जा रहा है द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इन होमोलोगस सीरीज। अल्काइल हैलाइड का वो सिंपल CnH2n वही स्टूडेंट्स +1 और यहाँ पर हो जाएगा हैलाइड लगा दो मैम ये रहा पूछे जाते हैं बच्चों MCQs। जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइन इन अ होमोलोगस सीरीज। अमाइन का बताना है अमाइन का तो अमाइन का क्या है CnH2n वही बोले तो +1 और यहाँ पर अमाइन आ जाएगा। अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 तो सिंपल ए पर लगा दो तुम। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज में जो मोलिकुलर मास होता है सक्सेसिव मेंबर ऑफ डिफरेंस जो आप लोगों के पास मैं इसको सही कर लूं कहाँ जा रहा है डिफरेंस होता है 14 AMU का क्या होता है डिफरेंस होता है। क्लियर है तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज वो उसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बिल्कुल सही है। उसके बाद क्योंकि उसमें प्रेजेंस होते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इस वजह से और फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है डिफरेंट होती है। MCQs नंबर 108 की तरफ चलें विद इन द होमोलोगस सीरीज फिजिकल प्रॉपर्टीज सच अ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी शो।
ये सारी जो ये वेरिएशंस होती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी तो वैसे ही डिफरेंट होती है होमोलॉगस सीरीज में। नेक्स्ट आपके पास है मिथाइलिन ग्रुप रिपीटेड एडिशन होती है जनरेट इन होमोलॉगस सीरीज CH2। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी तरीके से एमसीक्यू, सारे एमसीक्यूज मैंने निकाले हुए चैप्टर से, काफी रिसर्च लगी है, लेकिन ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज मिल गए, तो इसके बाद आपकी हर चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। द जनरल कंपोजिशन आर द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरली, हम इसे मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर में नहीं मोलिकुलर फॉर्मूला में लिखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, अब देखिए आपको फॉर्मूला दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है या क्वेश्चन दे के फॉर्मूला पूछ सकता है, तो हर तरीके से आपको प्रिपेयर है। अब देखिए सिंपल यहाँ क्या है, विच फंक्शन ग्रुप इज क्लास द कॉरस्पॉन्ड टू द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+1, किसका फॉर्मूला है बताओ तुम, बताओगे तुम, मैम ये है CnH2n+1, ये तो सिंपल आ गया। आगे क्या लगा हुआ है, हेलाइड, तो सिंपल ये अल्काइल हेलाइड होगा। नेक्स्ट आगे चले मैम, यहाँ पर कहा जा रहा है विच फंक्शनल ग्रुप इज क्लास द कॉरस्पॉन्ड द जनरल फॉर्मूला अमाइन, सिंपल ये क्या हो गया, अमाइन, अमाइन हो गया, सिंपल सिंपल यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, अमाइन लिखोगे। सही है मैं बच्चे, ही आपको निशानियों का भी पता होना चाहिए ना सारी चीजों का। कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज जो कि प्रिपेयर्ड होते हैं सिमिलर जनरल मेथड, वहां पर पोज होती है, वहां पर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जब हम फंक्शनल ग्रुप को सिमिलर रखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यूज नंबर 140, एज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं होमोलॉगस सीरीज में, क्योंकि होमोलॉगस सीरीज में कार्बन एटम क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेजुअली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, क्योंकि वहां पर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज होती है, इस वजह से वो इंक्रीज होता है। मैं मारो गोली इसको, तो देखें आगे चलें, तो यहाँ पर हमारे पास कहा जा रहा है द एडिशन ऑफ द मिथाइलिन ग्रुप, अगर मिथाइलिन ग्रुप की एडिशन करवाएं हम बिटवीन द सक्सेसिव होमोलॉगस, तो क्या चेंजेस होगी, तो ये होगी कि स्ट्रक्चर ऑफ मास एंड केमिकली कैरेक्टरिस्टिक वहां पर सिमिलर हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मेज द होमोलॉगस सीरीज एंड जनरल फॉर्मूला, मेच हो रहा है, तो अल्काइन का CnH2n, अल्कीन का होता है CnH2n, गलत है, अल्कीन का होता है CnH2n, अल्केन का होता है CnH, गलत लिखे हुए, सिर्फ अल्कोहल सही है CnH2n, और यहाँ पर सिंपल क्या लिखा हुआ है, OH लिखा हुआ, ये सही है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आप लोगों के पास है बोले तो एमसीक्यूज नंबर कौन सा है, 170। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा जा रहा है विच बेस्ट डिस्क्राइब द होमोलॉगस सीरीज यूजफुल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी, देखिए इस ग्रुप ऑफ कॉरस्पॉन्ड प्रोडक्ट रिलेटेड ट्रेंड एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड। सो स्टूडेंट्स सिंपल अब बात करें हम यहाँ पर 180 की सीरीज जो कंसिस्टेंस होती है अल्काइल हैलाइड में और डिफरेंट यहाँ पर सक्सेसिव होते हैं CH2 यूनिट, दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन विद अ शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर क्या होता है, हेलोजीन एंड फंक्शनल ग्रुप, सीरीज ऑफ द अल्काइल हैलाइड में यही होता है। नेक्स्ट आपके पास है कैटिनेशन, कैटिनेशन रिफर करती है ये एबिलिटी, देखिए सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटिनेशन कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मौजूद है जिसका नाम है कार्बन, क्योंकि बॉन्ड वो बनाता है कोवेलेंटली कार्बन एटम्स विद चेन। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ड्यू टू द कैटिनेशन, जब कैटिनेशन होती है तो वो हमारी लॉन्ग चेन होती है, ब्रांच चेन होती है, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, सिंपल। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कार्बन इज डिस्क्राइब द टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट यानी कि 4 बॉन्ड्स बना सकता है नीचे भी, और स्मॉल साइज, मैम टेट्रावेलेंट तो सब है लेकिन कार्बन ही क्यों, क्योंकि उसका स्मॉल साइज है। ये भी तुम्हें दे दिए, जवाब करो सवाल, मैं हूं ना जवाब देने के लिए। उसके बाद 122 एमसीक्यूज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली डिस्क्राइब होते हैं वो नॉन आयोनिक होते हैं नेचर में, एंड कार्बन है नॉन आयोनिक क्योंकि वो डू नॉट एबिलिटी, उनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो लोस, वो सिर्फ शेयर करते हैं, और शेयर जो करता है वो तुम्हारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। 123 को मैम देखे, मैम पकड़ ले, मैम पकड़ ले, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अचीव करता है स्टेबिलिटी, बिल्कुल मैम अचीव करता है स्टेबिलिटी, कॉन्ट्रास्ट इन ऑर्गेनिक आयोनिक कंपाउंड्स क्यों, क्योंकि वो फॉर्मिंग करता है कोवलेंट बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, बोले तो मैम सही हो गया। उसके बाद हमारे पास है वाटर सोल्यूबल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं पोलर फंक्शनल ग्रुप। अब देखो भाई पोलर जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे तुम्हें डिसॉल्व बाय ग्लूड पड़ा होगा, पोलर इज डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। अगर सिंपल हम स्टूडेंट्स पोलर की बात करें तो जहां पर हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सी ग्रुप पानी के अंदर डलेगा तो वो सोल्यूबल होंगे। अब वो कौन कौन से ग्रुप है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, इसका क्या होगा सिंपल फॉर्मूला हो गया।
और इथेनॉल C2H5OH। तो ये दोनों पानी के अंदर क्या है, पोलर है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज क्या कहा जा रहा है, जो कि पोलर है वो आपके पास हाइड्रोक्सी और जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप लगाओ। अब यहाँ फॉर्मूले भी आ गए, देखो मेरे बच्चे, मुझे देखें यहाँ पर इथेनॉल का फॉर्मूला भी आ गया जो सोल्यूबल होता है वाटर में, क्योंकि एबिलिटी इस वजह से फॉर्म करता है, ये भी सवाल याद रखना कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी वाटर के दरमियान में। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हेक्सीन हो गया, हेक्सीन फॉर्मूला है C6H आई थिंक 60 होता है या फिर 80, पक्का कर लीजिएगा। C6 और ये डबल होते हैं 6 12, हाँ। तो टॉयलिन C6H12 आई थिंक 18 होगा, फिर भी आप देख लीजिएगा। टॉयलिन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ले आती है उसको, C6H5CH3, सही, क्योंकि इनकी क्या होती है, लो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर, नॉन पोलर होते हैं ना, तो वाटर में इतने सॉल्युबल नहीं होते, तो लो सॉल्युबिलिटी बट गुड सॉल्युबिलिटी इन गुड सॉल्वेंट। अब एमसीक्यू नंबर 127 की तरफ चलें तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, और ये कंपेयर अगर करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तो ये वीक होता है, क्योंकि लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। एमसीक्यूज नंबर 128 की तरफ चले। ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं फिजिकल स्टेट में अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी स्टेजेस में, गैसेस में कर सकते हैं, लिक्विड में कर सकते हैं, और जो सोप्ड सॉलिड होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो एग्जिस्ट कर सकती है फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सारी स्टेट। 129 एमसीक्यूज को देखें, जरा ध्यान से देखना है। हाँ, मेजोरिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबेस्टेबल होते हैं, रेडियली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबेस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंबशन ऑफ मीथेन। जब मीथेन की कंबशन हो रही होती है तो वहां पर हीट रिलीज होती है, इज प्रेजेंटेड बाय द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन CH4 and 2 ऑक्सीजन, वहां पर ग्रेटर and carbon dioxide and simple water and plus heat, ये वाला सही है। ग्रेटर, सबसे पहले हमने ग्रेटर लिखना है CH4 plus 2O2 एंड देन हमारे पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर एंड देन हीट। तो ये सही है क्योंकि मीथेन कंबशन है एंड देन यहाँ पर हीट एनर्जी, तो ये बेस्ट है। 131 की तरफ चलें। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट करते हैं, सब्सटेंशियली रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनका स्लोवर रेट होता है, और आयोनिक कंपाउंड्स में उनका रेट स्लोवर होता है, फास्टर नहीं होता, बहुत स्लोवर होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एक्सेलरेट। जब हम करते हैं स्लो ऑर्गेनिक रिएक्शन को, केमिस्ट कॉमनली हीट करते हैं मिक्सिंग। एक्सेलरेट करना होता है तो हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं अगर स्पीड अप करना होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला आता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर में ये मार खा लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास एन ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, एन ब्यूटेन and isobutane are the example of the molecular formula of N-butane is C4H10। नेक्स्ट आप लोगों के पास है N-butane में कार्बन की स्टेट चेंज होगी ना, अगर आइसो होगा तो ब्रांच होगी। नेक्स्ट है अगर आइसो होगा तो सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर होगी, बोले तो मैम ब्रांच स्ट्रक्चर होगी। अब अगर आगे चलें तो यहाँ पर कहा जा रहा है जब पॉलीमराइजेशन होती है तो प्रोसेस स्मॉल मोनोमर्स मॉलिक्यूल, वहां पर कंडेंसेशन एडिशन होती है, वहां फॉर्म करते हैं, किसको फॉर्म करते हैं, सिंगल एंड लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द पॉलीमराइजेशन जब होती है टेरिफिटिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लिसरॉल जब फॉर्म होता है कॉमन पॉलीमर से, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि आपके पास है टेरिफैटिक एसिड एंड जो इथाइलिन ग्लाइसरोल है वो कॉमन पॉलीमर होते हैं। पॉलीइथाइन जो आपके पास सेप्टेट होता है एंड पॉलीईस्टर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 139 PET जो पॉलीईस्टर है वो फॉर्म होते हैं ट्राई जो आपके पास पेटेलिक एसिड होता है और इथाइलिन ग्लिसरॉल होता है, यूज करते हैं एप्लीकेशन इंक्लूडिंग टेक्सटाइल पैकेज
और जो बेवरेज हमारे कंटेनर्स होते हैं उसमें भी हम पॉलीस्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो रिवर्स कंटेनर्स होते हैं, बेवरेज होती हैं, ड्यूरेबिलिटी, वर्सटिलिटी, सब में। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ड्यूरिंग पॉलीस्टर पॉलीमराइजेशन होती है तो स्मॉल मॉलिक्यूल में रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट वाटर बाय प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच कैरेक्टरिस्टिक द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सपेंड दे जनरली रिक्वायर होते हैं हीट कैटलिस्ट टू रिएक्ट द एप्लीकेबल रेट क्योंकि रिएक्टिविटी जो है वो नोट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्लोवर होते हैं यहाँ पर स्लोवर होते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स वहाँ पर नीड होती है हीट या कैटलिस्ट यानी कि रिएक्टिविटी क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो एक्सप्लेन करता है हीटिंग कैटलिस्ट ये सारे हम रिएक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं आइसोमेरिज्म के लिए नहीं। नेक्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक जो कि बेस्ट एक्सप्लेन करती है ग्लूकोज को सोडियम क्लोराइड को जो कि बोथ सॉल्युबल हैं वाटर में लेकिन डिफर हैं बॉन्डिंग में। ये डिफर हैं क्यों बॉन्डिंग में? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो कोवलेंट बनाता है, कोवलेंट होता है, नॉन आयोनिक होता है NaCl, ये नॉन आयोनिक होता है, ये बॉन्डिंग में डिफरेंस है। वैसे अगर देखा जाए तो ग्लूकोज ये बोथ वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को भी डालोगे तो वो पानी के अंदर सॉल्युबल होगा, तुम ग्लूकोज को भी डालोगे तो वो भी सोल्यूबल होगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि ग्लूकोज के अंदर कोवलेंट पाया जा रहा है और सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या पाया जा रहा है? आयोनिक, नॉन आयोनिक पाया जा रहा है। गैसोलीन कॉमन लिस्टेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्राइमरी फ्यूल होता है हम के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल। नेक्स्ट आप लोगों के पास है तो यहाँ पर देख ले